ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं अमाशय की बात करते हैं। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है और जे शेप का होता है, इस तरीके का जे शेप का। ठीक है, ये इस तरीके का होता है ना, तो इस तरीके का ये शेप होता है। ठीक है, अमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का स्राव जो है जठर रस कहलाता है, मतलब गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। क्या कहलाता है? गैस्ट्रिक जूसेस। तो इसका जो स्राव है गैस्ट्रिक जूस कहलाएगा। देखिए, 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। इनकी कोशिकाएं निम्न प्रकार का स्राव करती है। तो सबसे पहला कोशिका है श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका, ये वित्तीय कोशिका जिसको बोलते हैं, दूसरा। और तीसरा है हमारे पास मुख्य कोशिका, पेप्टिक कोशिका भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला कोशिका करता क्या है, तो म्यूकस का स्राव करते हैं। यह चिपचिपा पदार्थ अमाशय की भीतरी दीवारों पर मोटा परत का निर्माण करते हैं। तो पहला श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका क्या करेगा, म्यूकस छोड़ेगा, जिससे जो इसकी भीतरी दीवार है ये मोटी हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी? तो ये देखिए मोटी हो जाएगी। ये दीवार कैसी हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। अब इस पर जब एसिड गिरेगा तो यहां पर जो दीवार जो है इसकी जो इनर लेयर है स्टोमक की, वो पोरोस मतलब खरोच होने से बच जाएगी। मतलब एसिड के एडवर्स इफेक्ट से जो बचाएगा वो कौन बचाएगा? तो श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका द्वारा रिलीज की गई म्यूकस बचाएगा उसको। समझ पा रहे हैं इस चीज को? श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका ने क्या किया कि म्यूकस को रिलीज किया कहां पे? तो स्टमक की भीतरी दीवार पे, जिससे म्यूकस की एक मोटी सी लेयर बन गई। कहां पे? स्टमक की भीतरी दीवार पे, इंटरनल वॉल पे। और बनने के कारण क्या हुआ, इसने एसिड के एडवर्स इफेक्ट से इस वाले स्ट्रक्चर को, मतलब इनर वॉल ऑफ स्टमक को बचा लिए। ठीक है, श्लेष्मा की यह परत अमाशय की दीवारों को HCl के संपर्क से बचाता है, मतलब संपर्क में आने नहीं देता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। भित्तीय कोशिका HCl का स्राव करती है। अब देखिए, जिस तरीके से म्यूकस का स्राव कौन करेगा? श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका म्यूकस का स्राव करेगा, उसी तरीके से भित्तीय कोशिका HCl का स्राव करेगी। यह इंजाइम को सक्रिय एक्टिव बनाता है। कोई भी इंजाइम बिना HCl के एक्टिव नहीं हो सकता है। ठीक है, इंजाइम को एक्टिव बनाता है। जैसे अगर हम बात करें पेप्सिनोजेन, एक इंजाइम है पेप्सिनोजेन, इसमें जब HCl मिलता है, क्या मिलता है? HCl मिलता है, तो ये पेप्सिन बनाता है। क्या बनाता है? पेप्सिन बनता है। अब पेप्सिन जो है ये एक्टिव है। पेप्सिन क्या है? एक्टिव है, ये काम कर सकता है। लेकिन पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव है, इनएक्टिव इंजाइम, मतलब ये डायरेक्ट वर्क नहीं कर सकता। इसको वर्क करने के लिए पेप्सिन बनना पड़ेगा, और पेप्सिन बनने में जो सहायता करेगा इसकी, वो करेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही बात यहाँ पे कहा गया कि यह इंजाइम को क्या करता है? सक्रिय एक्टिव बनाता है। HCl का प्राइमरी वर्क जो होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वर्क दोनों अगर बात करें हम लोग, मतलब मेन जो काम है HCl का, वो बैक्टीरिया एंड वायरस को मारना है। मतलब फूड पार्टिकल्स जब आप खाना खाते हैं तो इसमें हो सकता है कि आपके जो है बैक्टीरिया हो, और इसमें हो सकता है कि आपके वायरस हो। तो इन दोनों को किल करने का काम जो करेगा वो कौन करेगा? HCl। और इसका स्राव कहां से होता है? तो भित्तीय कोशिका से होता है। इतना आपको याद रखना है। मुख्य कोशिका को हम लोग जो बोलते हैं पेप्टिक, यहां पर देखिए पेप्टिक कोशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेप्टिक कोशिका भी बोलते हैं। ये कोशिकाएं पेप्सिनोजेन व प्रोरेनिन का स्राव करती है। तो ये पेप्सिनोजेन कहां से आएगा? तो आएगा भित्तीय कोशिका से। अब प्रोरेनिन की अगर बात करें तो देखिए, प्रोरेनिन की अगर बात करें तो इसमें भी जब HCl मिल जाता है, ये भी इनएक्टिव। प्रोरेनिन भी कैसा है? प्रोरेनिन कैसा है? इनएक्टिव है। इसमें जब HCl मिल जाता है तो ये रेनिन बनाता है। क्या बनाता है? रेनिन बनाता है। और रेनिन जो है वो एक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए वही चीज हमने यहां पर लिख दिया है कि बोलस में HCl जब मिल जाता है तो ये अम्लान, मतलब इसको काइम बोलते हैं। हमने क्या क्या देखा था? हमने बोला कि देखो, सलाइवा जब मिक्स हो जाता है किसके साथ? फूड में जब सलाइवा मिल जाता है तो ये किसका निर्माण करता है? तो ये करता है बोलस का निर्माण। अब इस बोलस में अगर मिल जाएगा HCl तो ये किसका निर्माण करेगा? ये क्या कहलाएगा? ये वाली पार्ट बोलस प्लस HCl क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है काइम। इसको बोलते हैं हम लोग काइम, अम्लान। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अम्लान बोलते हैं। तो पूछता है क्वेश्चंस कि अम्लान इनमें से क्या है? तो बोलस प्लस HCl, पेप्सिनोजेन प्लस HCl, या और भी 2-4 ऑप्शंस आपको देके कंफ्यूज करने की कोशिश करें। तो आपको याद रखना है कि बोलस प्लस HCl ही क्या कहलाता है? काइम या अम्लान कहलाता है। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है, HCl मिला, रेनिन, ये पेप्सिन बन गया, ये सक्रिय है, एक्टिव है। प्रोरेनिन में HCl मिल गया तो ये रेनिन बना। रेनिन क्या है? काम करने के लिए तैयार है। एक्टिव का मतलब क्या है? काम वर्क करने के लिए इसको रेडी कर दिया गया। पेप्सिन डायरेक्ट वर्क कर सकता है, पेप्सिन जो है डायरेक्ट वर्क कर सकता है। रेनिन डायरेक्ट वर्क कर सकता है, अपना काम कर सकता है। लेकिन पेप्सिनोजेन की अगर बात करें तो इनएक्टिव है, नहीं काम कर सकता डायरेक्टली।
प्रोरेनिन डायरेक्टली काम नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, इनएक्टिव है। और इसको जो एक्टिव बनाने का काम किसने किया है, तो HCl ने किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने किया है। अब यहां पर देखें तो कहता है कि अमाशय में प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। अमाशय में जो पेट है हमारे, स्टमक जो है, ठीक है, इसमें पार्शियल डाइजेशन होता है। क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है किसका, प्रोटीन का। पार्शियल डाइजेशन होता है किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं, पार्शियल डाइजेशन, जो पेप्सिन द्वारा किया जाता है। और ये जो पेप्सिन बना है, ये पेप्सिन का काम क्या है, तो ये करेगा प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन के पाचन में सहायक है, प्रोटीन के पाचन में ये सहायक है। बट स्टमक में किस तरीके से करेगा, तो स्टमक में ये पार्शियल करेगा, मतलब पूरी तरीके से पाचन नहीं करेगा, थोड़ा सा पाचन करेगा किसका, प्रोटीन का। अब देखिए प्रोटीन आपको पता है कि जटिल मॉलिक्यूल बहुत सारे छोटे छोटे अणु से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। प्रोटीएज जो होता है वो क्या है, जैसे प्रोटीन्स है, प्रोटीन इस तरीके से लॉन्ग चेन से मान लीजिए मिलके बना है, तो प्रोटीएज क्या है, टूटकर उससे क्या होगा, सिंपलेस्ट बन गया। इसी को पेप्टोन्स भी बोलते हैं, प्रोटीएज बोल लीजिए या पेप्टोन्स बोल लीजिए। अब इससे भी सिंपल रूप जो है प्रोटीन का वो कहलाता है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड इस तरीके से चेन होगा एक, मतलब मॉलिक्यूल का एक चेन और 1 2 3 और ये 4 चेन मिलके बनेगा, तो इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा ये। अगर इसी का एक चेन अगर अलग हो गया, ये वाला या फिर ये वाला, तो ये कहलाता है आपका पेप्टाइड्स। और फिर ये अलग और भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में अगर टूट जाए तो इसी को हम बोलते हैं एमिनो एसिड्स। जो प्रोटीन की क्या है, सबसे छोटी इकाई है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो प्रोटीन को अगर पेप्सिन मिल जाए तो ये किसमें, प्रोटीएज में बदल देता है। इसको किसमें बदल देता है, प्रोटीएज में। किसमें बदल देता है, प्रोटीएज में। तो देखिए प्रोटीएज में बदलने का मतलब यहां तक बदला, तो यहां से यहां तक का काम जो है ये कहां पे होगा, तो स्टोमक में होगा। अभी आपको पता है कि स्टोमक में जो था पार्शियल डाइजेशन होता है, पूरा तो नहीं बदल पाया ना, प्रोटीन का पाचन जो है पूरा तो नहीं हो पाया, क्योंकि प्रोटीन का पाचन होने का मतलब क्या है कि एमिनो एसिड तक ही आ जाए। लेकिन ये 1 2 स्टेप, ये 3rd स्टेप है, ये 4 स्टेप है, ये 5 स्टेप है, तो पेट में कहां तक बदल पाया, सिर्फ 2 स्टेप तक, 1 से 2 तक। तो इसी को बोलते हैं पार्शियल डाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन पूरा तो नहीं बदल पाया पेट में, लेकिन हाँ प्रोटीन से लेके ये प्रोटीएज तक आ गया, ये पेप्टोन्स तक आ गया। अब पेप्टोन्स तक आने का काम जो हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, तो पेप्सिन की वजह से हुआ है, ठीक है। इतना आपको याद रखना। देखिए पेप्सिन की मदद से प्रोटीन जो है वो किस में बदला है, प्रोटीएज में बदला है या फिर पेप्टोन्स में बदला है, मतलब फर्स्ट से सेकंड स्टेप तक आया है। और ये काम जो हुआ है वो कहां पे हुआ है, तो ये काम हुआ आपके स्टमक में। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि इन स्टोमक, ये चीज, ठीक है। अब देखिए शिशु बछड़ा जो होता है, काफ जिसको बोलते हैं, शिशु बछड़ा में रेनिन एंजाइम पाया जाता है जो दूध में कैसीन प्रोटीन को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। अब ये बछड़ा है तो बछड़ा में रेनिन किस में पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा काफ में। अब काफ में रेनिन पाया जाएगा, दूध जैसे ही ये पिएगा तो ये सारा दूध किस में बदल जाएगा, दही में, लैक्टिक एसिड। इसलिए आपने देखा हो कि बच्चा जब उल्टी करता है, वोमिटिंग करता है, तो वो पिया हुआ दूध जो है वो इस तरीके से क्लॉट करके ये आता है, जमा हुआ आता है बाहर, इस तरीके से टुकड़ों में आएगा, इस तरीके से टुकड़ों में आता है जमा हुआ, ठीक है। ये आपने देखा होगा। अब कहता है कि अमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है, पर 1% इमल्सिफाइड फैट का पाचन भी अमाशय में मेन पाचन किसका होता है, प्रोटीन का होता है। और उसमें भी पूरा पाचन नहीं हो पाता है, ये 2 स्टेप तक, मतलब प्रोटीन बदल पाता है किसमें, प्रोटीएज में। लेकिन 1% इमल्सिफाइड फैट का भी पाचन किसमें होता है, तो अमाशय में ही होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग छोटी आंत को, ठीक है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, मतलब एलिमेंट्री कनाल हम पढ़ चुके हैं। आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कनाल। अब इसमें क्या क्या पार्ट आता था, तो पूरा पार्ट कहां से कहां तक, तो ये देखिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक बकल कैविटी है। बकल कैविटी के बाद ये हमारी ओसोफेगस, ये बकल कैविटी, ओसोफेगस के बाद अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमारे पास स्टमक है। स्टमक के बाद ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहां से देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहां पर ये हो जाती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन।
और फिर इसके बाद ये हो जाती है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इसके बाद ये हो जाता है हमारे पास रेक्टम, और फिर ये हो जाता है हमारे पास एनस। तो देखिए ये पूरा यहां से लेके यहां तक का रीजन क्या कहलाता है, यहां से लेके और पूरा यहां तक का रीजन ये एलिमेंट्री कैनाल है। क्या है ये? एलिमेंट्री कैनाल है, जिसमें कहता है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग अगर कोई है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहां पर क्या है हमारे पास? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से। इसके बाद क्या है ये? तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बाद रेक्टम, और फिर एनस है हमारे पास। तो सबसे लंबा भाग अगर एलिमेंट्री कैनाल का देखें तो ये कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और एलिमेंट्री कैनाल में आ क्या क्या जाएगा? तो एक तो हमारे पास ओरल कैविटी है। अब देखिए कि एलिमेंट्री कैनाल का जो भाग है हर एक समान एक डायमीटर का नहीं है, हर एक जगह एक डायमीटर का नहीं है। देखिए ओसोफेगस पतला है तो यहाँ पर चौड़ा भाग, सबसे चौड़ा भाग आपको बताया था हमने स्टमक है। फिर पतला भाग क्या आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उससे चौड़ा क्या है? तो मतलब इसकी विड्थ जो है डायमीटर जो है वो हर जगह पे क्या है? बदलती हुई दिख रही है। ओरल कैविटी है, इसके बाद ओएसोफेगस है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर रेक्टम है, फिर एनस है। तो ये सारा मिला के क्या बनाता है? हमारा एलिमेंट्री कैनाल बनाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अब हम एक चीज याद रखेंगे कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग अगर कोई है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। अब इसकी लंबाई क्या है? तो 5 से 6 मीटर, लगभग 20 से 22 फीट होता है। ठीक है, 20 से 22 फीट लंबा होता है। कौन? ये हमारा जो छोटी आंत है वो 20 से 22 फीट हमारी लंबी होती है। ठीक है, 20 से 22 फीट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास ये आपका कमरा है, रूम है, तो एक आप आइडिया लेके चल सकते हैं कि 10 बाई 10 का हमारा जो नॉर्मल रूम होता है कि 10 लंबा, 10 चौड़ा और 10 ऊंचा, तो 10 बाई 10 का, तो ऐसे 2 रूम, कितने रूम? ऐसे 2 रूम की लंबाई के बराबर, मतलब 20 फीट। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा ये भाग है। अब आप कहिएगा कि सर इतना लंबा भाग अगर है तो ये इतने छोटे स्ट्रक्चर में किस तरीके से रखा है? तो ये देखिए क्वाइल्ड फॉर्म में रखा है। किस फॉर्म में रखा है? क्वाइल्ड फॉर्म में। क्वाइल्ड फॉर्म में मतलब इसको मोड़ मोड़ कर इस तरीके से कॉम्पैक्ट करके एक जगह पे इसका सिकोड़ कर उसको रख दिया गया है। ठीक है, उसको मोड़ कर रख दिया गया, क्वाइल्ड करके रख दिया गया, ताकि ये क्या हो जाए? इतना लंबा भाग जो है एडजस्ट हो जाए एक छोटे से एरिया में, हमारे स्टमक में। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, अब ये 3 भाग में बटा होता है, जिसका पहला भाग हमने आपको बताया था ग्रहणी, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं। दूसरा होता है अग्र क्षुद्रांत, क्षुद्रांत है ये, इसको करेक्ट कीजिएगा, अग्र क्षुद्रांत है जिसको जेजनम बोलते हैं। और तीसरा है क्षुद्रांत हमारे पास, जिसको इलियम बोलते हैं। तो ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम 3 पार्ट है। ड्यूडेनम 25 से 30 सेंटीमीटर सबसे छोटा अगर कोई पार्ट है, अगर देखिए ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इस तरीके से, तो ये वाला जो पार्ट है सी शेप स्ट्रक्चर जो सबसे पहला है यही कहलाता है आपका ड्यूडेनम। ये मिडिल पार्ट जो है ये कहलाता है आपका जेजनम, जेजनम, और सबसे लास्ट वाला पार्ट कहलाता है इलियम। तो सबसे छोटा लेंथ जो है इसी का है, ड्यूडेनम का, जो कितना है? 25 से मात्र 30 सेंटीमीटर लंबा है ये। अगर क्षुद्रांत जेजनम की अगर बात करें तो 1.5 से 2.5 मीटर में है, ये याद रखिएगा, ये सेंटीमीटर में, बट ये मीटर में है। उसी तरीके से क्षुद्रांत इलियम जो है 2.5 से 3.5 मीटर वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम आगे। यहाँ पर भी आपको दिखा है, ये देखिए ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम मतलब ये सी शेप स्ट्रक्चर, स्टोमक के जस्ट बाद वाला ये स्ट्रक्चर जो है ये ड्यूडेनम कहलाता है, ये पीछे ढका हुआ है। और ड्यूडेनम के बाद ये देखिए ये मिडिल पार्ट जो है ये कहलाता है जेजनम, ये जेजनम कहलाता है, ये जेजनम। और सबसे लास्ट वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ये कहलाता है इलियम आपका। ठीक है, अब ग्रहणी में पाचन को देखते हैं। ड्यूडेनम जो है उसमें पाचन किस तरीके से होता है? तो ग्रहणी में सबसे अधिक पाचन अगर कहीं पे होता है तो ड्यूडेनम में होता है, इसी को ग्रहणी बोलते हैं। तो ग्रहणी में सबसे अधिक पाचन होता है। ग्रहणी की दीवारों में जो सिक्रेटीन हार्मोन यकृत से पित्त रस जो बोलते हैं, बाइल जूस का स्राव करने, बाइल जूस के स्राव को प्रेरित करती है। ठीक है, इसको अब इसका क्या मतलब है? देखिए ग्रहणी जो होता है ये वाला पार्ट, तो समय कलर को चेंज कर लूं। अब देखिए ये है आपकी ग्रहणी, ये सी शेप स्ट्रक्चर जो है यही आपकी ग्रहणी कहलाता है। कहता है कि सबसे ज्यादा पाचन जो होता है इसी भाग में होता है। सबसे ज्यादा पाचन किसमें होता है? अब यहीं से ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो दिख रहा है क्वाइल स्ट्रक्चर, यहीं से ये जुड़ के आगे बढ़ गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पाचन आपका इस पार्ट में होता है, इस वाले पार्ट में होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। सबसे अधिक पाचन इसमें होता है। अब कहते हैं ग्रहणी का जो दीवार होता है ये सी शेप स्ट्रक्चर है ग्रहणी। अब इसका जो दीवार होता है इसमें एक सिक्रेटीन हार्मोन का रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है यहाँ से? इसका नाम है सिक्रेटीन हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है? अब देखिए सिक्रेटीन हार्मोन जो है वो जो होता है प्रेरित करता है किसको? लीवर को। सिक्रेटीन हार्मोन क्या करता है?
जो आपका लीवर है इसको क्या करता है, प्रेरित करता है क्या निकालने के लिए, तो बाइल जूस के स्राव के लिए, बाइल जूस निकालने के लिए। ठीक है, यहां पर सिक्रेटिन हार्मोन का रिलीज करेगा और सिक्रेटिन हार्मोन के रिलीज होने से यहां पर ये लिवर को क्या करेगा, प्रेरित करेगा बाइल जूस निकालने के लिए। अब बाइल जूस का काम क्या होता है, पित्त रस का काम क्या होता है वो देख लेते हैं आगे। देखिए पित्त रस के बारे में समझते हैं। एक नया टर्म हमारे पास आया जिसका नाम है पित्त रस, बाइल जूस। अब लिवर इसे क्यों सेक्रेट करेगा, तो इसका निर्माण जो होता है ये एक यकृत में होता है, मतलब लिवर में होता है। पित्त रस का संचय पित्ताशय गाल ब्लाडर में होता है। कई बार इसमें स्टोन्स हो जाने की वजह से इसे काट कर डॉक्टर क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब पीएच वैल्यू अगर देखें पित्त रस का तो 8 है, मतलब ये क्षारीय है, बेसिक है, हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है, येलो कलर का होता है। इसमें बिलुरुबिन, ये देखिए बिलुरुबिन मतलब पीला रंग होता है, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आपको, तो ये है बिलुरुबिन। बिलुरुबिन पीले रंग का होता है। और एक होता है बिलीवर्डिन, ये हरा रंग का होता है। एक होता है बिलीवर्डिन, एक है बिलीरुबिन और एक है बिलीवर्डिन। ये हरा नामक वर्णक पाए जाते हैं, मतलब पिगमेंट्स हैं ये, है ना। बिलीरुबिन नाम का येलो पिगमेंट और जो होता है बिलीवर्डिन नाम का ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। पित्त रस में कार्बनिक और अकार्बनिक लवण भी पाए जाते हैं। पित्त रस बेसिकली करता क्या है, देखिए इसका मेन जो काम है वो पित्त रस का क्या है कि आपको पता है कि अमाशय की दीवार से जो जठर ग्रंथि है हमारा, उससे हमारा क्या निकला था, तो HCl निकला था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसने क्या किया था, खाने में मिक्स होकर इसने क्या बनाया था, बोलस में मिक्स हो गया था HCl, तो इसने बनाया था काइम। आपने देखा था, ये देखिए पीछे चलते तो यहाँ पे देखिए बोलस में HCl मिक्स हुआ था, इसने क्या बनाया था, काइम बनाया था। अब काइम आपको पता है कि एसिडिक है, और ये क्यों मिक्स हुआ था, ताकि यहाँ से बैक्टीरिया और वायरस को क्या किया जाए, मारा जा सके। और बैक्टीरिया वायरस को मारा जा सकते, तो फूड क्या बन चुका है, एसिडिक मीडियम का। और ये चूंकि इंटेस्टाइन में पहुंचने से पहले इसको बेसिक बनाना है, क्योंकि इंटेस्टाइन की दीवार पे ऐसा कोई भी म्यूकस का रिलीज नहीं होता है, म्यूकस का सिक्रेशन नहीं होता है जो एसिडिक इफेक्ट से जो इंटेस्टाइन है उसकी दीवार को बचा पाए। तो अब जरूरी है कि हमारा जो खाना है वो कैसा बन जाए, तो एसिडिक से बेसिक नेचर का बन जाए। और इसीलिए यहाँ पर बाइल जूस का सेक्रेशन होता है, क्योंकि बाइल जूस जो होता है खाने को कैसा बना देता है, बेसिक बना देता है। क्योंकि आप यहाँ पर देख पाएंगे इसका पीएच वैल्यू जो है वो 8 है, और 8 जो वैल्यू है वो बेसिक नेचर को दिखाती है। ठीक है, पित्त रस को अब 2 भागों में बांट सकते हैं। हमको पता चला कि कार्बनिक तो सब्सटेंस होता है इसमें, अकार्बनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए एक तो लवण है हमारे पास, पित्त रस में क्या क्या है, तो लवण है, दूसरा क्या है, वर्णक। वर्णक मतलब होता है पिगमेंट। और 2 पिगमेंट का नाम आपको पता है कौन कौन सा होता है, तो एक हमारे पास बिलीरुबिन जो कि पीले रंग का होगा, एक हमारे पास बिलीवर्डिन जो कि कैसा होगा, तो ग्रीन रंग का होगा, ग्रीन पिगमेंट होगा ये। अब कार्बनिक सब्सटेंस और अकार्बनिक में समझते हैं। कार्बनिक जो लवण होंगे, कार्बनिक साल्ट्स जो होंगे, ऑर्गेनिक साल्ट्स, इसका कार्य होगा वसा का पाइसीकरण करना, मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को छोटे छोटे रूप में तोड़ना, इमल्सिफाइड करना उसको। और इसका कार्य होगा अम्लान को क्षारीय बनाना होगा। अम्लान को क्या करना, क्षारीय बनाना, मतलब एसिड से बेसिक में कन्वर्ट करना किसका काम होगा, तो अकार्बनिक का काम होगा। हमने आपको बताया कि एसिड से बेसिक क्यों कन्वर्ट होता है, तो उसका काम करेगा कौन, अकार्बनिक लवण करेगा। ठीक है, इतना आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब जैसे यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं कि इस वाले फिगर को देखिए, यहां पर जो हमने बनाया है, अब ये बसा है, हमारे पास बसा है। ठीक है, कार्बनिक लवण क्या करता है, तो यहां पर देखिए कार्बनिक लवण क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा, मतलब फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा। तो ये फैट है, ये फैट का बड़ा पार्टिकल्स है, और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे रूप में फैट क्या हो चुका है, टूट चुका है। तो ये किसकी वजह से हुआ है, तो ये कार्बनिक लवण की वजह से हुआ है। यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, कार्बनिक लवण, और इसने क्या किया, तो पाइसीकरण किया, मतलब इमल्सिफिकेशन किया, ब्रेक डाउन ऑफ फैट किया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इसको तोड़ दिया है। और इसी को अगर ये टूट जाता है तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइसिली बोलते हैं। माइसिली, इसको क्या बोलते हैं, माइसिली बोलते हैं। मतलब बसा किस में बदल चुका, माइसिली में बदल चुका, और किसकी वजह से बदला है, तो कार्बनिक सॉल्ट की वजह से बदला है। कार्बनिक सॉल्ट ने इसका क्या कर दिया, इमल्सिफिकेशन कर दिया है। ठीक है, अब इसमें 2 चीज है जो इमल्सिफिकेशन करने में काम आपको आएगा, तो 2 नाम आपको याद रखना है। एक है सोडियम ग्लाइकोलेट, एक है हमारे पास सोडियम ग्लाइकोलेट, और दूसरा है सोडियम टोरोकोलेट। एक है सोडियम ग्लाइकोलेट, और दूसरा है हमारे पास सोडियम टोरोकोलेट।
कोलेट, सोडियम टोरोकोलेट। ठीक है, इतना याद रखना। अकार्बनिक लवण में क्या क्या आ जाएगा, NaHCO3, ठीक है, फिर NaCl आ जाएगा, CHCO3, ये सब अकार्बनिक लवण में आ जाते हैं। काइम का कार्य क्या है, तो अम्लान को क्षारीय बनाएगा, ये क्षारीय बनाएगा, है ना, 7.8 तक ये ले जाएगा किसको, जो हमारे पास एसिडिक है, काइम जो होता है, ठीक है ना। कार्बनिक लवण का काम क्या है, कार्बनिक लवण का काम क्या है, ये जो कार्बनिक लवण जो है, ये जो कार्बनिक लवण है हमारे पास, ये 3 लवण जो ये करेंगे क्या, इसका मेन काम क्या है, फंक्शन क्या होगा, तो इसका जो मेन फंक्शन होगा किसका, कार्बनिक लवण का, उसका काम क्या होगा कि ये काइम जो है उसको क्षारीय बनाएगा। मतलब ये जो काम जो है, अम्लान जिसको बोलते हैं, इसको क्या करेगा, क्षारीय बनाएगा। अम्लान आपको पता है कि काइम कैसा होता है, तो काइम होता है एसिडिक नेचर का। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का। तो इसको बदलेगा किस में, ये तो बेसिक में बदलेगा। और बेसिक में बदलने के लिए कौन काम आएगा, तो अकार्बनिक लवण। और अकार्बनिक लवण कौन है, तो ये सारे अकार्बनिक लवण है हमारे। ठीक है, इतना याद रखना है। बोलता है कि पित्त रस में किसी प्रकार का पित्त रस में किसी प्रकार का पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता है। पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में किसी भी तरीके का पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता, ये याद रखना है आपको। किसमें, बाइल जूस में। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है, एंजाइम नहीं पाया जाएगा। अगर शरीर में पित्ताशय गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाए तो जो फैट का जो पाचन होता है, डाइजेशन ऑफ फैट होता है, वो प्रभावित होता है, वो अफेक्ट होता है इससे। आपको पता है कि जो बाइल जूस होता है वो कहाँ पे जमा होता है, ये गॉल ब्लैडर में जमा होता है। ये थैली है, यहाँ पर कौन जमा है, तो बाइल जूस है, पित्त रस जमा है। और जरूरत के हिसाब से ये थोड़ा थोड़ा निकलता है। तो हमारे एसिडिक फूड को क्या करता है, ये बेसिक में बदलेगा। जहां जहां जरूरत पड़ेगा तो बाइल जूस निकलेगा और एसिडिक फूड को किस में बदलेगा, बेसिक फूड में बदलेगा। लेकिन अगर ये काट के हटा दिया जाए तो हमारे फैट का भी जो मेटाबॉलिज्म या फैट का डाइजेशन है, इससे क्या होता है, प्रभावित होता है।